इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रोल इलेक्ट्रिक फील्ड में वही है जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रोल इलेक्ट्रिक फील्ड में वही है जो हमारी अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रोल है। मैं आपको एक सिंपल से कंपैरिजन से ये बात समझाता हूँ। अर्थ है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे बॉडी प्रेजेंट हो तो उस पॉइंट के ऊपर एक पर्टिकुलर पे जी की वैल्यू होती है और आप कहते हो कि फोर्स इक्वल है एम जी के और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल है फोर्स पर यूनिट मास के, कि उस पॉइंट के ऊपर उस पर कितनी अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दैट फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगर एक चार्ज है और उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी और चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाते हो, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाओ चाहे आप नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस करवाओ, तो क्या होगा, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज आया वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि वो कितनी फोर्स उस चार्ज पे अप्लाई करता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यानी मैं अगर इसका फार्मूला यहां पर देखूं तो इसका फार्मूला क्या है, फोर्स ओवर चार्ज। अब जरा दोनों फार्मूलाज को कंपेयर की जाएगा, ये फोर्स ओवर चार्ज है, ये फोर्स ओवर मैस है। दोनों क्या है, एक दूसरे के रेप्लिका है, एक जैसे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज का एनालॉग मैस होता है। तो फोर्स ओवर मैस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और फोर्स ओवर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और एग्जांपल देता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब उस नेगेटिव चार्ज को उस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि उस चार्ज पे उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। क्या ये हर पॉइंट पे सेम होती है, नो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती जाएगी, और जब हम इन्फिनिटी पॉइंट पे जाएंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो अगर इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर करो तो क्या कंपैरिजन होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। तो क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इसी तरह चाहिए नहीं होती कि जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होती जाएगी और इन्फिनिटी पॉइंट पर जाकर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। अर्थ की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, इसी तरह चार्ज की सरफेस के ऊपर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को लिखता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज in an electric field। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके फार्मूला को अगर देखा जाए कि इसका फार्मूला क्या होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसके फार्मूला बड़ा सिंपल सा बनेगा और वो ये होगा, E इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज। अब कौन सा चार्ज, जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो स्मॉल क्यू से मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फोर्स ओवर चार्ज। अब इस फार्मूला के अंदर एक वैल्यू पुट कर दें, किसकी, फोर्स की, कूलम लॉ से। तो कूलम लॉ से वैल्यू आएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्योंकि फोर्स इन दोनों के दरमियान है, डिवाइड बाय आर जो इनके दरमियान डिस्टेंस है। अब इस वैल्यू को जब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करते हो फोर्स की जगह, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक सेकंड फार्मूला आपके पास आता है और वो आता है के टाइम क्यू बाय आर स्क्वायर। अब दोनों फार्मूलाज को मिक्स नहीं करना, पहला वाला फार्मूला उस चार्ज की फॉर्म में है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, और दूसरा फार्मूला उस चार्ज की फॉर्म में है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पहले फार्मूला में वो चार्ज आया जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और दूसरे में वो चार्ज आया जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। और इसी फार्मूला के अंदर जब आप के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और इससे पता चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिपेंडेंस, किन फैक्टर्स के ऊपर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो मैंने 3 चीजें बताई थी, क्या क्या चीजें थी वो? नंबर 1 चार्ज डायरेक्ट रिलेशन, नंबर 2 डिस्टेंस इनवर्स रिलेशन, एंड नंबर 3 मीडियम, उसके साथ भी रिलेशन क्या है? इनवर्स है। तो 3 चीजों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है जो हमें इस फार्मूला से मिलती हैं। एक वो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप प्रेजेंट हो, उसके साथ उसका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। दूसरा डिस्टेंस, कितना दूर हो, उसके साथ पावर 2 के साथ रिलेशन है। और थर्ड वन मीडियम, कि जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वीक हो जाएगी। तो ये 3 चीजें हमारे पास जिसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस होती है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि आपके पास डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पे होती है। फिर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? डिस्टेंस डबल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पावर 2 के साथ रिलेशन है। तो 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू 1/4। यहां पर एप्सिलॉन क्यों मैंने लिखा, ये भी समझ लें कि मैंने एप्सिलॉन इस वजह से लिखा क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू किसके इक्वल है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक की वजह से, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस रीजन के अंदर उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू है। एक रीजन को बोल रहे हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को बोल रहे हैं, तो दोनों सेम तो नहीं है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है? क्या डाइलेक्ट्रिक के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, कम होती है? कम होती है। क्यों? इनवर्स रिलेशन है। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कितना डिक्रीज करेगी? इस पूरे चैप्टर के अंदर जहां जहां पर भी डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट आएगा उसको लाजमी पता होना चाहिए। डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड हाउ मच इट विल डिक्रीज? बाय 1/epsilon r टाइम्स। तो यहां मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा जो मैंने फोर्स में लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/epsilon r टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक में वैल्यू कम है एज कंपेयर टू द वैक्यूम। अब आ जाओ नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म। इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है? तो यहां पर एक और मैथमेटिकल भी मैं लिख दूं ताकि वो भी आपको आइडिया हो कि जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो इसके फार्मूला के अंदर फिर क्या चेंज आता है। ई डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब यहां अकेला एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा और बाकी क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहां पर एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। अब आ जाए इसकी वेक्टर फॉर्म। अब अगर वेक्टर फॉर्म है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, तो नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड में हमने ये देखा कि आर इन्वॉल्व है, तो आर ही यूनिट वेक्टर होगा जो यहां पर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? हम मैग्नीट्यूड को लिखेंगे अलहदा, ये इसकी मैग्नीट्यूड, और साथ लिखेंगे इसका यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये फार्मूला चेंज होकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा के क्यू ओवर आर क्यू, फोर्स की तरह का फार्मूला, और यहां पर आ जाएगा आर वेक्टर। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेक्टर फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करने के लिए। ये फार्मूला जो मैंने यहां मेंशन किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जब वेक्टर फॉर्म में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। आपको एग्जामिनर कहेगा कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक चार्ज ओरिजिन पे प्रेजेंट है, कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो एक चार्ज प्रेजेंट है कहां पर? ओरिजिन पे। फर्स्ट करो ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड बता देगा क्यू, जो भी गिवन होगी। एक पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है।
किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ऑप्शन सारी वेक्टर फॉर्म में होंगी और आपको उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। पोजीशन वेक्टर गिवन होने का मतलब ये होगा कि ये आई और जे की फॉर्म में गिवन होगा। फर्स्ट करो 3i प्लस 4j, ये किसकी वैल्यू दे दी उसने? आपको पोजीशन वेक्टर की। फाइंड क्या करना है? ई को। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा। कैसे? के 9 10⁻9 है, क्यू गिवन होगा, आर कैसे आएगा? ये जो आपको गिवन है ए आई प्लस बी जे, इसकी आप निकालोगे मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल अंडर रूट। आर की वैल्यू भी आ गई और साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? इस वेक्टर को। तो जब आप यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा? वो आई और जे की फॉर्म में आएगा। तो जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना होगा तो ये आपको फार्मूला हेल्प करेगा। मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको चार्ज की मैग्नीट्यूड गिवन होगी, आपको पोजीशन वेक्टर गिवन होगा और आपने कैलकुलेट करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो फार्मूला के क्यू ओवर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। जो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है ये वाला, इसकी आप निकाल लेंगे यहां से मैग्नीट्यूड। उस मैग्नीट्यूड को आप पुट करोगे आर की जगह। तो ये पूरी ब्रैकेट में जो मैंने चीजें लिखी हैं यहां लिख दोगे। आर ये वेक्टर फॉर्म यहां पुट करोगे, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आई और जे की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में भी होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा।